नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जिसने सच में लाखों लोगों की सोच बदली है। नेपोलियन हिल की क्लासिक सोचो और अमीर बनो। हाँ बिल्कुल। और सोचिए 1937 में आई थी, महामंदी के बीचों बीच। है ना, कमाल की बात। और ये कोई हवाई बात नहीं थी। हिल ने करीब 25 साल लगाए थे। हाँ, 500 से ज्यादा कामयाब लोगों पर रिसर्च की थी उन्होंने। मतलब हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी, एडिसन जैसे बड़े नाम। तो आज हम यही देखेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं, क्या वो आज भी उतने ही मायने रखते हैं? बिल्कुल। इसे पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में एक तरह से बुनियाद माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का जो सबसे अहम निचोड़ है वो क्या है? देखिए, हिल का मूल तर्क ये है कि सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कुछ खास सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का नतीजा है। और उन्होंने ऐसे 13 सिद्धांत बताए हैं। 13 सिद्धांत? अच्छा। और सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी वो है प्रबल इच्छा, मतलब बर्निंग डिजायर। प्रबल इच्छा, इसका मतलब सिर्फ चाहना नहीं हुआ है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरी, तीव्र, जलती हुई इच्छा है। हिल कहते हैं आपको एकदम साफ पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं। उन्होंने कहा भी है, इच्छा जब विश्वास का साथ पा लेती है तो असंभव शब्द को नहीं जानती। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। इच्छा के बाद क्या आता है? तुरंत बाद आता है विश्वास, फेथ। मतलब सिर्फ चाहना काफी नहीं, आपको अपनी कामयाबी की तस्वीर देखनी होगी मन में, और उस पर पूरी तरह से बिना शक के यकीन करना होगा। तो ये दोनों चीजें, इच्छा और विश्वास, ये मिलकर एक मानसिक माहौल बनाती है। बिल्कुल सही। हिल का पूरा दर्शन इसी पर आधारित है कि हमारे विचार, खासकर जब उनमें भावना और यकीन हो, तो वो हकीकत बन सकते हैं। वो हमारे अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं एक तरह से। ठीक है। तो इच्छा हो गई, विश्वास भी हो गया, लेकिन सिर्फ सोचने से तो मतलब काम नहीं बनता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर अगला कदम आता है। क्या है वो? संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अपनी उस इच्छा को हकीकत बनाने के लिए आपको ठोस प्लान्स चाहिए, व्यवहारिक कदम। और सिर्फ प्लान बनाना भी काफी नहीं होगा शायद? नहीं, इसके साथ चाहिए दृढ़ता, परसिस्टेंस। हिल के लिए ये बहुत अहम था। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग कुछ मुश्किलों के बाद हार मान लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। जबकि सफलता अक्सर बस थोड़ी और कोशिश की दूरी पर होती है। तो ये टिके रहना, हार ना मानना, यही कामयाब और नाकामयाब लोगों में बड़ा फर्क पैदा करता है। ये तो हुई अपनी दिमागी ताकत और मेहनत की बात, लेकिन हिल ने शायद दूसरों के साथ मिलकर काम करने पर भी जोर दिया था। हाँ, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड, ये क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने जैसे लक्ष्य और सोच वाले लोगों के साथ मिलकर एक समूह बनाएं, एक तालमेल बिठाएं। हिल का मानना था कि जब दो या ज्यादा दिमाग एक साथ किसी मकसद के लिए काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य ताकत पैदा होती है। अच्छा, एक सामूहिक बुद्धि जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल, एक तरह की कलेक्टिव इंटेलिजेंस और प्रेरणा। ये आपकी तरक्की को कई गुना तेज कर सकती है। ये दिलचस्प है। अच्छा, किताब में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आज शायद थोड़ी अजीब लगे। हाँ, कुछ विचार उस समय के हिसाब से थे। जैसे वो यौन ऊर्जा का रूपांतरण वाली बात। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, वो मुझे हमेशा थोड़ा रहस्यमयी लगता है। हाँ, वो उस दौर के विचारों को दिखाता है। हिल का मानना था कि यौन ऊर्जा इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से है। और अगर इसे सिर्फ शारीरिक तौर पर न देखकर इसकी दिशा बदलकर रचनात्मक कामों में लगाया जाए, जैसे कोई बिजनेस बनाना, कला, आविष्कार, तो ये असाधारण प्रतिभा और ड्राइव दे सकती है। ये उनके पूरे सिस्टम का हिस्सा था, मतलब जीवन के हर पहलू को सफलता के लिए इस्तेमाल करना। और इसी तरह उन्होंने मस्तिष्क यानी ब्रेन के बारे में भी कुछ कहा है। हाँ, वो ब्रेन को एक तरह का रिसीवर और ट्रांसमीटर मानते थे विचारों के लिए, जिससे हम अनंत प्रज्ञा यानी इन्फिनिट इंटेलिजेंस, एक तरह की ब्रह्मांडीय चेतना या ज्ञान के स्रोत से जुड़ सकते हैं। और फिर वो छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस, क्या ये वही है जिसे हम इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान कहते हैं? बहुत हद तक। हिल ने इसे एकदम साफ साफ नहीं बताया, पर ऐसा लगता है कि ये वो अवस्था है जब बाकी सिद्धांतों पर अमल करते करते आपको अचानक सही विचार या समाधान मिल जाते हैं। शायद ये ज्ञान का वो शिखर है जहां आपका मन पूरी तरह सज चुका होता है। तो कुल मिलाकर देखें, 1930 की ये किताब आज भी इतनी क्यों पढ़ी जाती है? क्या खास है इसमें? मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका मानसिकता,
इरादे और लक्ष्य तय करने पर जोर। ये बातें कभी पुरानी नहीं होती। हाँ, ये तो है। और ये सिर्फ अच्छा सोचो नहीं कहती, ये इच्छा से लेकर प्लानिंग, एक्शन तक एक पूरा फ्रेमवर्क देती है। वो इसे प्रैक्टिकल बनाता है। पर क्या इसकी कुछ कमियां भी हैं? मतलब आलोचना के लायक कुछ? हाँ, निष्पक्ष होकर देखें तो कुछ बातें हैं। एक तो ये कि हिल का विश्लेषण ज्यादातर उनके अपने ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। उस तरह का डेटाबेस रिसर्च नहीं है जैसा आज होता है। अच्छा। और दूसरे, उनके ज्यादातर उदाहरण उसी दौर के पश्चिमी देशों के पुरुष उद्योगपतियों के हैं, तो उसमें विविधता की थोड़ी कमी दिखती है। और कुछ विचार जैसे वो सेक्स ट्रांसमिटेशन वाला? हाँ, वो आज के समय में समझने में मुश्किल या पुराने लग सकते हैं। और हाँ, कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि किताब सिर्फ पैसा कमाने पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। हालांकि हिल कहते हैं कि समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। हाँ, वो मानसिक शांति और दूसरी चीजों की भी बात करते हैं, पर जोर कई बार दौलत पर लगता है। तो फिर किन लोगों को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए? देखिए, ये उन सब के लिए है जो अपने लक्ष्य पाना चाहते हैं और अपनी सोच की ताकत को समझना और इस्तेमाल करना चाहते हैं। उद्यमी, लीडर्स, छात्र। हाँ, या कोई भी जिसे पर्सनल ग्रोथ में रुचि हो। ये सफलता के पीछे की साइकोलॉजी को समझने के लिए एक क्लासिक मानी जाती है। इसीलिए इसकी रेटिंग भी हमेशा अच्छी रहती है, करीब 4.5 स्टार्स। तो इसका जो मूल संदेश है कि विचार शक्तिशाली होते हैं और सही इच्छा, विश्वास और लगातार कोशिश से आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं, वो आज भी उतना ही दमदार है। बिल्कुल, सार यही है कि कुछ पहलू भले ही वक्त के साथ पुराने लगें, पर सोच की ताकत और इरादे से काम करने का जो हिल का कोर मैसेज है, वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। और ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारे विचार वाकई हकीकत बना सकते हैं, जैसा हिल का मानना था, तो वो कौन सा एक मजबूत सकारात्मक विचार हो सकता है जिसे कोई आज से अपना ले तो उसका रास्ता एक नई शक्ल ले सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।